Hello students, today we'll start with class 8th history chapter number 3rd tribal Dikus and vision of a golden age. As you know students, this is the 5th part of this chapter and we have discussed in earlier part about different or various tribal groups and their work. So in this video we will discuss another topic of this chapter. So let's start. So today's topic is how did colonial rule affect tribal lives? किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल ने या शासन ने जो इफ़ेक्ट करा जो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ को, जो ब्रिटिशर्स के थ्रू जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, अब कैसे इफ़ेक्ट किया, उन कैसे प्रभाव डाला इन लोगों की लाइफ पर, ये हम रीड करेंगे. सो व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स. जो ट्राइबल चीफ्स थे यानी जो कबीले वासी थे, उनके जो मुखिया थे, उनके साथ क्या हुआ. सो स्टार्ट. Before the arrival of the British in many areas, the tribal chiefs enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administrate and control their territories. यानी जब ब्रिटिशर्स जब तक अराइव नहीं हुए थे, पहुँचे नहीं थे, उससे आने से पहले की बात है, जो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पर जो ट्राइबल चीफ्स थे यानी कबीले के जो मुखिया थे या ट्राइबल चीफ थे, वो इन्जॉय कर रहे थे इकोनॉमिक पावर, यानी अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर उनके पास, राइट्स थे प्रॉपर कि वो अपने एरियाज़ में और अपने क्लान में, अपने ग्रुप में क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करें, साथ साथ उसको प्रॉपरली रन करें. तो ये उनके राइट्स थे और इकोनॉमिक पावर भी उन्हीं के हाथ में थी. सो कंट्रोल करते थे वो पूरी टेरिटरीज़ को अपने अकॉर्डिंग. तो वो यहाँ पर वो इन्जॉय कर रहे थे, जितने भी चीफ्स थे, मुखिया थे, वो अपनी पावर्स को इन्जॉय कर रहे थे. सो अंडर द ब्रिटिश रूल, लेकिन ब्रिटिशर्स जब आ गए, द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ ट्राइबल चीफ्स चेंज लार्जली. यानी जो लाइफ थी चीफ्स की और जो ट्राइबल ग्रुप्स की, दोनों पर ही प्रभाव पड़ा ब्रिटिशर्स के आने के बाद. जो पावर्स किसके पास थी, ट्राइबल चीफ्स के पास थी, वो क्या हुआ, अब धीरे धीरे छीने जाने लगी. किसके थ्रू कंट्रोल किया जाने लगा, उस पर ब्रिटिशर्स के थ्रू उस पर कंट्रोल किया जाने लगा. सो they were allowed to keep their land titles and the rent out lands, but they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British officials in India. यानी they were allowed to keep their land, उनको अलाउ कर तो दिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू कि वो अपनी लैंड को रख सकते हैं अपने पास, एंड रेंट आउट द लैंड्स, लेकिन उनको रेंट देना पड़ेगा. बट दे लॉस्ट, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जितनी भी जो पावर्स थी, जो ट्राइबल चीफ्स थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स वो खोने लगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स के थ्रू उनको फोर्स किया जा रहा था कि जो उनके थ्रू रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो गांव के जो मुखिया थे या जो ट्राइबल चीफ्स थे, वो उनको सारे लॉज को फॉलो करें जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के थ्रू बनाए गए थे. तो इस तरीके से वो अपनी पावर खोते जा रहे थे. नाउ दे ऑल्सो हैड टू डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. ठीक है, जो डिसिप्लिन में रहना सिखाया जा रहा था. ठीक है, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स थे उनको उनके अकॉर्डिंग जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा रहे थे. सो दे ऑल्सो हैड टू डिसिप्लिन एंड ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. ये सारी चीज़ें उनके थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू उन पर फोर्सफुली अप्लाई की जा रही थी. सो नाउ व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स. अब हम देखेंगे जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स थे, यानी जो ट्राइबल ग्रुप्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उनके साथ क्या हुआ. सो लेट्स स्टार्ट. द ब्रिटिश वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकेम पीसेंट कल्टीवेटर्स. यानी जो ब्रिटिशर्स थे, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आ गए थे, तो उस समय जो ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन, यानी जो ट्राइबल्स ग्रुप थे वो सेटल डाउन हो रहे थे, घर बनाकर रह रहे थे, क्रॉप्स
कल्टीवेट कर रहे थे, सो बिकेम पीसेंट कल्टीवेटर्स, और वो धीरे धीरे क्या बनने लगे, जो किसान बनने लगे और वो खेती करने लगे। सो ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड टू ए रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट। इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे ये चाहते थे कि इनके थ्रू जो भी ट्राइबल ग्रुप्स हैं या जो पीसेंट कल्टीवेटर्स हैं वो रेगुलर क्या दें, उनको रेवेन्यू दें, ताकि जो उनके एक्सपेंसेस हैं ब्रिटिशर्स के वो पूरे किए जा सके, यानी उनके खर्चे भी पूरे हो सकें, इसलिए रेवेन्यू कलेक्शन वो चाहते थे पीसेंट से। सो द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस, इसी के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डिफरेंट जो आपके लैंड सेटलमेंट्स की स्टार्टिंग की। इज दे मेजर द लैंड, डिफाइंड द राइट्स ईच इंडिविजुअल दैट लैंड और फिक्स्ड एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट। यानी जितने भी व्यक्ति के पास, इंडिविजुअल व्यक्ति के पास लैंड है और उस लैंड के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने जो रेवेन्यू डिमांड थी वो हर स्टेट के लिए रख दी गई थी कि ये व्यक्ति इतना रेवेन्यू, इस व्यक्ति से इतना रेवेन्यू कलेक्शन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स ने सारी चीज़ें जो सेटलमेंट वो तैयार किए। सो नाउ some peasants were declared land owners and other tenants, यानी जो कुछ ऐसे पीसेंट्स थे, जो किसान थे, वह डिक्लेयर लैंड ओनर्स, यानी ब्रिटिशर्स के थ्रू कुछ किसानों को डिक्लेयर कर दिया गया कि वो लैंड ओनर है, एंड अदर जो अदर थे वो एज ए किराएदार वर्क करेंगे। नाउ द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल झूम कल्टीवेटर वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल। जो ब्रिटिश के एफर्ट्स थे, जो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे, उनके में जो उनके थ्रू जो एफ़र्ट्स किए जा रहे थे वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। जो ब्रिटिशर्स के थ्रू कुछ एफ़र्ट्स लिए जा रहे थे झूम कल्टीवेटर्स के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे। सो सेटल्ड प्लो कल्टीवेशन इज़ नॉट ईजी इन द एरियाज़ वेयर वाटर इज़ स्केर्स एंड द सॉइल इज़ ड्राई, यानी जहाँ पर जो प्लोइंग होती थी या सेटल प्लो कल्टीवेशन होती थी वो इजी नहीं थी ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे पानी की या तो कमी हो, या फिर कह सकते हैं जहाँ पे जो सॉइल है वो कैसी होती थी, ड्राई होती, तो वहाँ पे कल्टीवेशन करना बहुत ही ज़्यादा कठिन था, इजी काम नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी वो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो थे उनके साथ हैपन हो रही थी या घटित हो रही थी। Now next, facing widespread protests, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. ये जो झूम कल्टीवेटर्स के थ्रू काफ़ी जगह पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, प्रोटेस्ट मीन्स विरोध किया जा रहा था इन चीज़ों को लेके। सो द ब्रिटिश हैड अल्टीमेटली अलाउ देम टू राइट टू कैरी शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ताकि जो ब्रिटिशर्स के थ्रू उनको सपोर्ट किया जाए और अलाउ किया जाए कि वो प्रैक्टिस कर सकें और कैरी कर सकें, जो आपकी शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकें इन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। यानी जो जंगलों में उन्होंने क्या करा दिए थे, बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बना दिए थे कि वहाँ पे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बिल्कुल बैन कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो चाहते थे कि उनको अलाउ किया जाए कि फॉरेस्ट में वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन को प्रैक्टिस कर सकें या इस तरीके से वहाँ पे खेती कर सकें। तो उनके थ्रू प्रोटेस्ट किए जा रहे थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के थ्रू ज़्यादातर एरिया में। नाउ वी विल डिस्कस फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।